गुरुकुल वीर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। हम लोग अभी चल रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी लेसन 2 और पार्ट 2 पिछला क्लास में हो गया था। इस बार चल रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको भेजें। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो प्योर बिहार बोर्ड के हैं, जिनको इंग्लिश एकदम समझ में नहीं आता है, अगर वैसे विद्यार्थी भी चाहते हैं कि हम बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे नॉलेज लें, तो उसके लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको सीबीएसई के लिए भी आगे हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, पराग कोश के संरचना का वर्णन करें। यानी कि पराग कोश में कितने प्रकार की भित्ति पाई जाती हैं, टोटल भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज इसको एक बार छोटा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है, पराग कोश में टोटल कितने भित्ति पाई जाती है। तब पराग कोश में 4 प्रकार की भित्ति या 4 प्रकार की परत पाई जाती है। पराग कोश में कितने प्रकार की भित्ति पाई जाती है? 4 प्रकार की भित्ति या 4 प्रकार के परत पाई जाती है। पहला के नाम होता है अधिचन। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इसको बोलेंगे इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल परत या मिडिल लेयर। और इसको हम लोग टेपिटम के टेपिटम बोलते हैं। चलिए तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि 4 को भित्ति के नाम याद हो गया। पहला भित्ति को बोलेंगे एपिडर्मिस, दूसरा को बोलते हैं इंडोथीसियम, तीसरा को बोलते हैं मध्य परत और चौथा को बोलते हैं टेपिटम। चलो, पहला जो था एपिडर्मिस था, यह एक परतीय होता है। केवल मध्य परत के छोड़ के टोटल का टोटल परत एक परतीय होता है। तो मध्य परत के परतीय होता है, एक परतीय होता है, जो पराग कोश के सबसे बाहरी परत होता है और यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। हम लोग कल बताए थे कि वैसे परत जो सबसे बाहरी होता है वो ऐसे भी सुरक्षा प्रदान करने का ही काम करता है। तो याद रखना है, अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा का इंडोथीसियम, तो यह एपिडर्मिस के नीचे का परत होता है। यह एकल परतीय होता है। ये भी कितना होता है? एकल परतीय होता है। इसमें अल्फा सेलुलोज व केलोज पट्टी पाए जाते हैं। हम कल बताए थे कि अल्फा सेलुलोज और केलोज पट्टी होने के कारण यह आर्द्रता को ग्राही करता है, आर्द्रता को ग्रहण करने में मदद करता है। याद रखना, जहां सेलुलोज रहेगा, सेलुलोज और केलोस ये दोनों मिलके नमी को यानी कि आर्द्रता को बनाए रखता है। हम लोग अगर छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे, जैसे अगर मान लिया जाए किसी भी मिट्टी को अगर पानी से भिंजा दिया जाए, यानी कि मिट्टी में अगर आर्द्रता को ग्रहण करा दिया जाए और उसको अगर सुखाया जाए तो कहीं ना कहीं से फट जाता है। बस वही इसी के लिए इसमें सेलुलोज पाया जाता है, ताकि फटे या पराकोष बाहर पराकन बाहर निकल जाए। अगला, कुछ स्थान पर अल्फा सेलुलोज व केलोज नहीं पाए जाते। यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां अल्फा सेलुलोज और केलोज परत नहीं पाए जाते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्ट्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्ट्रोमियम। याद रखना, जिस स्थान पर अल्फा सेलुलोज और केलोज के पट्टी नहीं पाए जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? अस्ट्रोमियम के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसको एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा। दूसरा आपका ये था, कल इसको समझा चुके थे। तीसरा देखते हैं हम लोग, जहाँ याद रखना है, जहाँ अस्टोमियम वाले भाग से स्फुटम की क्रिया होता है। स्फुटम के मतलब क्या होता है? जहां से परागकोश से परागकण निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्फुटन बोलते हैं। तीसरा था मध्य परत। याद रखना, यह किसके किसके बीच में होता है? तो यह एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच के भाग होता है, जो 1 से 3 परतीय होता है। ये किसी किसी पौधा में 1 होता है और किसी किसी में 3 होता है। इसका मेन काम क्या होता है? यह पोषण को अपने पास ग्रहण रखता है। यह पोषण को क्या करता है? अपने पास ग्रहण रखता है। इसीलिए इसको पोषक परत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पोषण को क्या करता है? ग्रहण करता है, इसीलिए इसको पोषण परत भी कहते हैं। टेपिटम को, देखिए टेपिटम क्या करता है, मध्य परत क्या करता है कि टेपिटम को पोषण देने के बाद खुद ब खुद क्या हो जाता है? नष्ट होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक परिपक्व पराग कोश में क्या नहीं पाया जाता है, तो एक परिपक्व पराग कोश में
मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत नहीं पाया जाता। अगला है टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम से नीट से लेकर बिहार बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बनता है। मान के चलिए कि टेपिटम बिहार बोर्ड के और नीट के सबसे दुलरुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं टेपिटम। टेपिटम पराग कोश के सबसे भीतर का परत होता है। कल हम लोग डायग्राम में भी देखे थे कि टेपिटम का था सबसे अंदर का परत था, जिसको नाम हम लोग का दे रहे थे टेपिटम। याद रखना है, जो घिरा किससे होता है, तो लघु बीजाणुधानी से घिरा होता है। टेपिटम किससे घिरा होता है, तो टेपिटम लघु बीजाणुधानी से घिरा होता है। और यह भी कोई के परतीय होता है, यह एक परतीय होता है। टेपिटम के कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक, टेपिटम के कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक एवं अधिक संख्या में डीएनए पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पष्ट केंद्रक कौन सा परत में पाया जाता है, तो सिर्फ टेपिटम ऐसा परत है जिसमें स्पष्ट केंद्रक और ढेर सारा डीएनए अवेलेबल होता है। तो ये आपका यहाँ से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है टेपिटम की कोशिका प्रारंभ में क्या होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि 2n होता है। जब परागकोश बनना स्टार्ट होता है तो उस समय जो टेपिटम होता है द्विगुणित होता है। लेकिन टेपिटम को परिपक्व होते होते टेपिटम की जो कोशिका होता है वह बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाता है। तो बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछ लिया था, पिछला साल पूछा था कि आप ये बताइए परिपक्व टेपिटम क्या होता है, अगुणित होता है कि बहुगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो अगर परिपक्व टेपिटम पूछेगा तो हम लोग क्या मानेंगे बहुगुणित। आप लोग इस संबंध से एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव निकाल के लिख लेंगे। जिससे आप यहाँ से पूछेंगे कि परिपक्व टेपिटम क्या होता है, तो परिपक्व टेपिटम बहुगुणित होता है। यहाँ से बोलेंगे कि प्रारंभ में टेपिटम अगुणित होता है, तो यहाँ से अंडरलाइन कर करके आप लोग नोट्स बना ले। ठीक है, नोट्स आपको यही रहेगा, हम लोग नोट्स बना के आपको समझा रहे हैं ताकि कुछ विद्यार्थी को नोट्स बनाने में क्या रहे, आसानी रहे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते। अगला चलते हैं, टेपिटम की कोशिका मध्य परत से पोषण को प्राप्त करने के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है। यानी कि मध्य परत तो नष्ट होता ही है, साथ साथ टेपिटम के कोशिका भी नष्ट होता है। लेकिन टेपिटम की कोशिका लघु बीजाणु में उपस्थित लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। याद रखना, टेपिटम क्या करता है कि टेपिटम में जो पोषण होता है वो स्वयं नष्ट होकर लघु बीजाणुधानी में उपस्थित, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण बनता है, परागकण बनने से पहले उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। याद रखना, परागकण और लघु बीजाणु में थोड़ा सा के अंतर होता है। तो यानी कि जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण है उसको परागकण यानी कि लघु बीजाणु है उसको कौन देता है, टेपिटम ऊर्जा देकर स्वयं भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, टेपिटम की कोशिका नष्ट होने से पहले एगो चीज बनाता है थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, यूबिस्काय। क्या बोलते हैं, यूबिस्काय। यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या मान लिया जाए कि ये हम टेपिटम के वो सेल बनाते हैं, मान लिया जाए कि छोटा सा हम लोग के क्या है, टेपिटम के सेल है, इसके बीच में वो सेल बनाते हैं टेपिटम के सेल जब नष्ट होगा तो नष्ट होने से पहले ये आ जाएगा कहाँ, ये मान लिया जाए कि कोशिका झिल्ली है और ऊपर वाला कोशिका भित्ति है, ये बाहर वाला हो जाएगा कोशिका भित्ति, अंदर वाला जो है कोशिका झिल्ली। बाहर वाला हो गया कोशिका भित्ति, अंदर वाला क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। तो अब ये जो सेल है, बाहर वाला कहाँ कहला जाएगा, कोशिका भित्ति, बाहर वाला को बोलेंगे भित्ति, और अंदर वाला को बोलते हैं झिल्ली। याद रखना है, ये जब नष्ट होगा तो ये नष्ट होने से पहले बनाता है प्रोयूबिस्काय, और यह बीच में केंद्र में नहीं रहकर यहाँ से निकल के चलाता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रोयूबिस्काय। प्रोयूबिस्काय प्रोयूबिस्काय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यूबिस्काय बनने से पहले क्या बनता है, प्रो यूबिस्काय बनता है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, डायरेक्ट यूबिस्काय नहीं बनता है, पहले बनता है। यानी कि जो यहाँ से जो सेल था, केंद्रक था, वो यहाँ से निकल के चलाता है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के पास, और कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के पास आने के बाद इसके ऊपर एक और छोटा सा परत चलता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन।
इसको वो क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन बोलता है। और स्पोरोपोलिन और यूबिस्काय ये दोनों आपस में जब मिल जाता है तो इस संरचना को बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रोयूबिस्काय है क्या, तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रोयूबिस्काय अगर आपसे पूछता है कि प्रोयूबिस्काय क्या है, तो याद रखना है कि यूबिस्काय और यूबिस्काय के ऊपर स्पोरोपोलिन का जब परत चढ़ जाता है तो जो पूरा संरचना बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूबिस्काय। क्या बोलते हैं? यूबिस्काय। यूबिस्काय का क्या निर्माण होता है? परागकण के ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। परागकण जब हम पढ़ेंगे तो परागकण के जो ऊपर का परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन के नाम से जानते हैं। और ई जो होता है यूबिस्काय जो होता है एक्साइन को मोटा करने का काम करता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि टेपिटम की कोशिका नष्ट होने से पहले यूबिस्काय का निर्माण करती है जो लघु बीजाणु। याद रखना, परागकण और लघु बीजाणु में थोड़ा सा फर्क होता है। हम लोग परागकण को लघु बीजाणु नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। तो याद रखना है कि जो यूबिस्काय होता है, टेपिटम के कोशिका नष्ट होने से पहले यूबिस्काय का निर्माण होता है जो लघु बीजाणुओं को, यानी कि परागकण बनने से पहले जो चीज होता है उसको बोलते हैं लघु बीजाणुओं। लघु बीजाणु के चारों तरफ यानी कि बाह्य चोल यानी कि एक्साइन के परत को मोटाई को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी कि एक्साइन के मोटाई को बढ़ा देता है। अगला चीज है कि टेपिटम द्वारा हम लोग केलोज नामक एंजाइम का स्राव होता है। केलेज नामक एंजाइम का स्राव होता है जो लघु बीजाणु, केलेज नामक एंजाइम का स्राव होता है जो लघु बीजाणु चतुष्क को घेरे हुए केलोस परत को नष्ट करता है। देखिए इसका ई स्टार के मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग इन्हें समझते हैं। जिसे मान लिया जाए कि टेपिटम के कोशिका है, ई हो गया आपको भित्ति, तो हम लोग बोलते हैं भित्ति। इसको अंदर वाला को बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, को नाम देते हैं हम लोग झिल्ली। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और कोशिका ये दोनों, इसके बीच में क्या है? तो टेपिटम के सेल है यानी कि केंद्रक है। अब ई यहां से निकल कर, यहां से क्या हो जाएगा? निकल कर ई दोनों के बीच में आकर रह जाएगा। और बीच में रहने के बाद इसके ऊपर एगो मोटा आवरण चढ़ेगा। ये आवरण रहेगा स्पोरोपोलिन का, और जो केंद्रक रहेगा ये टेपिटम के रहेगा। और इसको बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। जो बीच में रहता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय। क्या बोलेंगे? प्रोयूबिस्काय। और यहाँ प्रोयूबिस्काय दोनों के बीच में आके स्पोरोपोलिन का परत चढ़ा लेगा। ये जो दो गोलाकार संरचना बना, इसी गोलाकार संरचना को बोलते हैं यूबिस्काय। क्या बोलते हैं? यूबिस्काय। ठीक है। अब यूबिस्काय के काम कुछ है कि जब ये परागकण तैयार होगा तो ये परागकण 4 गो भाग में बने, यानी कि एक गो में टोटल परागकण की संख्या कितनी रहती है? 4। इधर देखते हैं, यहाँ चलिए देखते हैं। टेपिटम द्वारा केलोस एंजाइम का परत बंद केलोस एंजाइम का स्राव होता है जो लघु बीजाणु चतुष्क को घेरे हुए केलोस एंजाइम को क्या करता है? यह नष्ट कर देता है, जिससे चारों परागकण आपस में क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। टेपिटम द्वारा पराग कीट का निर्माण होता है। टेपिटम द्वारा कुछ का निर्माण होता है, तो याद रखना है टेपिटम द्वारा पराग कीट परत का निर्माण होता है। अब यहाँ देखते हैं पराग कीट के हम लोग कार्य। कीट में आधा ट लगा देना है। पराग कीट के कुछ कुछ काम होता है। तो पहला देखते हैं, एक इसका आंसर देखते हैं कि पराग कीट परागित पुष्पों में परागन के चारों ओर एक अतिरिक्त मोटा चिपचिपा तेलीय पदार्थ का स्राव करता है या तेलीय पदार्थ पाया जाता है जो जिसे पराग कीट कहते हैं। परागकण है, मान लिया जाए कि गोला सा ही परागकण है, तो इसको इसके चारों ओर एक चिपचिपा तेलीय पदार्थ का स्राव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन
कीट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पोलन कीट के काम को चाहिए, पोलन कीट बनाता कौन है, तो यह टेपिटम बनाता है। कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। अगला प्रश्न है कि पोलन कीट के कार्य को लिखें, तो पोलन कीट याद रखना है कि पराग कीट, पराग कीट परत चिपचिपा होता है, इसीलिए यह परागन में सहायक होता है। इसीलिए यह परागन में क्या होता है, मदद करता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है। अगर मान लिया जाए कि परागकण चिपचिपा नहीं होगा, तो परागकण चिपचिपा नहीं होने के कारण ये किसी कीट के पैर में नहीं चिपकेगा, और जब किसी कीट के पैर में नहीं चिपकेगा तो यह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर नहीं जा पाएगा। तो इसको परागन के लिए पोलन कीट का होना जरूरी है। पोलन कीट के निर्माण कौन करता है, तो टेपिटम करता है। टेपिटम से जो पतला पतला टेपिटम से पोलन कीट का निर्माण होता है, या परागकण के ऊपर तेलीय पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला चलते हैं कि पराग कीट परत अपनी और कीटों को आकर्षित करता है। याद रखना, जो परागकीट होता है वो परागकण यानी कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। और अगला पॉइंट है, पराग कीट परागकणों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मान लिया जाए कि अगर परागकण ही पराबैंगनी किरण का शिकार हो जाएगा, तो हम लोग के पास अच्छे किस्म के बीज नहीं आ पाएंगे, या बीज ही नहीं आ पाएंगे, जिससे हम लोग के दैनिक स्थिति खराब हो जाएगा। यानी कि हम लोग के पास फिर दाल चावल गेहूं ये सब चीज आराम से नहीं उपलब्ध हो पाए। तो पोलन कीट के काम पूछता है, तो पोलन कीट के 2-3 काम लिख देना है। पहला काम क्या लिखेंगे कि पोलन कीट पराग कणों को परागन पोलन कीट पराग कणों को परागन करने का काम करता है। दूसरा, पराग कीट कुछ कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तीसरा, पराग कीट पराग कणों को हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाने का भी काम। अगला देखते हैं पराग कोष का परिवर्धन या निर्माण, यानी कि पराग कोष आखिर बनता कैसे। हम लोग पराग कोष के 4 भित्ति के बारे में पढ़ लिए, टेपिटम के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर पराग कोष के निर्माण कैसे होता है। तो याद रखना है, पराग कोष प्रारंभ में एक गोलाकार संरचना होता है। यानी कि पराग कोष जब स्टार्टिंग में बनता है तो क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होता है, जिसके बीच में उत्तक पाए जाते हैं। कौन उत्तक पाए जाते हैं, तो अविभेदित उत्तक पाए जाते हैं। कौन भी उत्तक पाए जाते हैं, अविभेदित उत्तक पाए जाते हैं। ये हमको आराम से याद रखना है कि पराग आपसे पूछेगा कि पराग कोष आखिर बनता कैसे है, तो पराग कोष के बारे में हमको बताना है। तो पराग कोष प्रारंभिक में कैसन होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। तो पहला लाइन याद रखना है कि पराग कोष प्रारंभिक में एक गोलाकार या अंडाकार होता है, जो एपिडर्मिस से घिरा होता है। जो मध्य एपिडर्मिस से घिरा होता है, जिसके मध्य परत में कुछ उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक कौन सा उत्तक होता है, अविभेदित होता है, यानी कि विभाजन करने वाला नहीं होता है। अब इससे हमको एक चीज पता चलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस से घिरा होता है, यानी कि पराग कोष के अंदर 3 परत। कौन कौन परत, तो याद रखना है, इंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ये तीनों जो परत होता है ये बाद में बनता है, लेकिन जो एपिडर्मिस होता है ये प्रारंभिक अवस्था से ही बनता है। तो यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हमको ये बताइए कि पराग कोष के निर्माण में कौन सा परत का निर्माण नहीं होता है पहले। तो याद रखना है किसका, एपिडर्मिस पहले ही से बनता है। एपिडर्मिस के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे परागकण का भी निर्माण होता है, और बचा हुआ 3 से 5 भित्ति का भी निर्माण होता है। तो हम लोग यहां तक चलिए देख लिए। अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं शीघ्र ही। अब यह याद रखना है, यह हम लोग स्टार्टिंग में क्या था, गोलाकार था, लेकिन अब ये गोलाकार नहीं रहेगा। अब शीघ्र ही कई पाली में क्या हो जाएगा, बंटने का कोशिश करेगा। यानी कि शीघ्र ही ऐसे तितली के समान बनने का ट्राई करेगा। यानी कि अभी स्टार्टिंग में कैसा था, गोलाकार था, इसके बीच में उत्तक थे, ठीक है। लेकिन अब शीघ्र ही क्या बनने की कोशिश करेगा, तो शीघ्र ही पाली में बंटने का काम करता है।
शीघ्र ही क्या बनता है, यह दो गो पाली में विभाजित होने का काम करता है। तो वही चीज लिखा है, वही लिखा गया है कि शीघ्र ही परागकोश पालित संरचना में बदल जाता है, जिसमें आर्कियस्पोरियल सेल पाए जाते हैं, जो पराग कोष व पराग कणों का निर्माण होता है। ये जो ऊतक था, ये ऊतक आगे चलकर एक स्पेशल सेल का निर्माण करता है, और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियस्पोरियल। क्या बोलते हैं, आर्कियस्पोरियल। तो हम लोग नाम देते हैं आर्कियस्पोरियल सेल। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आर्कियस्पोरियल सेल किस कौन कौन भित्ति का निर्माण करता है, तो किसका किसका निर्माण करेगा, एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, मध्य परत का निर्माण करता है, और टेपिटम का निर्माण करता है, और साथ ही साथ पराग कण का भी निर्माण करता है। तो याद रखना है, इसमें क्या बोला गया कि शीघ्र ही, यानी कि पहले तो गोलाकार था, और गोलाकार होने के बाद बीच में इसमें क्या पाया गया, तो कई विभाज्योतक ऊतक पाए गए, और उसके बाद इस शीघ्र ही परागकोश पालित संरचना में बदल गया, जिसमें आर्कियस्पोरियल सेल पाए जाते हैं। और यही जो आर्कियस्पोरियल सेल इधर आपको दिख रहा है, यही आर्कियस्पोरियल सेल पूरा परागकोश व पराग कणों का निर्माण करने का काम करता है। आगे देखते हैं, आर्कियस्पोरियल सेल में कौन सा विभाजन होता है, तो आर्कियस्पोरियल सेल में विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद दो प्रकार के सेल बनता है, एक बनेगा बाहर, एक बनेगा अंदर। जो बाहर बनेगा उसको बोलते हैं बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका, या इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो अंदर बनेगा उसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। क्या बोलेंगे, इसमें आर्कियस्पोरियल सेल में विभाजन होता है, और आर्कियस्पोरियल सेल में विभाजन होने से दो प्रकार के सेल बनेंगे। अब पहला सेल को नाम देते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरा सेल को नाम देते हैं प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होता है वो विभाजित होकर कोई क्या क्या बनाता है, तो भित्ति है तो भित्ति ही बनाएगा। अब भित्ति में कौन कौन सा भित्ति बनाता है, तो इंडोथीसियम का निर्माण करेगा, आपका टेपिटम का निर्माण कर देगा, आपको मध्य परत का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो याद रखना, हम लोग मध्य परत कितना था, 3 गो था, एगो ऊ हो गया, एगो ई हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 5 3 2 5। यानी कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होता है, प्राथमिक भित्ति सेल, यह 3 से 5 परत का निर्माण करता है। कौन कौन परत का निर्माण करता है आप लोग देख लिए। अब जो दूसरा सेल बना, वो दूसरा सेल को हम लोग क्या बोले, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। दूसरा सेल को क्या बोले, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका होता है, विभाजित होने के बाद बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण करता है। आगे से खाली प्राथमिक हटा देंगे, बस फिर बच गया कुछ, बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण करेगा, और यह आगे चलकर बीजाणुजनक ऊतक, यानी कि इतना सारा सेल बना देता है कि फिर यह ऊतक बन जाता है। तो बोलेंगे कि यह आगे चलकर बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करता है। और प्रत्येक ऊतक जो होता है, वो जो किसका काम करेगा, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे, तो 4 बनेंगे। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। या कितने परागकण बनते हैं, तो 4। ये एक बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा ये बताइए कि 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकणों का निर्माण होता है, तो 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 से गुना कर देंगे तो 100 लघु बीजाणु या 100 परागकणों का निर्माण होता है। तो यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल के रूप में भी आपसे पूछ लेता है। इसको हम एक बार और दोहरा देते हैं ताकि दिमाग में सब अट जाए। क्वेश्चन था परागकोश के परिवर्धन या निर्माण, यानी कि परागकोश के निर्माण कैसे होता है। तो परागकोश प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार बोलेंगे या अंडाकार होता है। जो एपिडर्मिस से घिरा होता है, यानी कि एपिडर्मिस परागकोश को बनने से पहले ही बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर के भित्ति या परागकण बनता है, जिसके मध्य में कुछ विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है, जो आगे चलकर आर्कियस्पोरियल सेल का निर्माण करता है। ठीक है, अब याद रखना है कि ये जो गोलाकार संरचना था, अब जल्द ही दो पालित का रूप ले लेता है, जिसमें आर्कियस्पोरियल सेल पाए जाते हैं। यानी कि आर्कियस्पोरियल सेल कहाँ से बने, वो जो हम लोग अब जो विभाज्योतक ऊतक देखें, वही आगे चलकर आर्कियस्पोरियल सेल की तरह व्यवहार किया, जो पूरा परागकोश और परागकण का क्या किया, निर्माण किया।
अब देखते हैं जो आर्कियोस्पोरियल सेल था यह विभाजन होकर दूब बनाया, बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजनक सेल का निर्माण। प्राथमिक भित्ति जो सेल होता है वो विभाजित होकर कैची कैची बनाएगा तो इंडोथीसियम का निर्माण करता है, मध्य परत का निर्माण करता है और आपका टेपिटम का निर्माण करता है। जबकि दूसरा जो परत था बीजाणुजनक कोशिका था वो विभाजित होकर कोशिका बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से प्राथमिक खाली गायब कर देंगे तो बचेगा बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण करता है, जो आगे चलकर बीजाणुजनक उत्तक का निर्माण करता है, आगे चलकर बीजाणुजनक उत्तक बनता है। याद रखना है ढेर सारा कोशिका होता है, ढेर सारा कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। इसका निर्माण कर दिया, उत्तक का निर्माण कर दिया और प्रत्येक उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 परागकण का निर्माण करता है और 4 गो के हम लोग बोलते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं, चतुष्क। तो यहाँ लिख दिए हैं कि 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ से यही आगे चलकर क्या बनेगा, परागकण बन जाता है। तो इसके बाद लघु बीजाणु से परागकण हम लोग अगला दिन बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।